जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता होगा कि हम लोग विज़न आईएएस की जो मंथली मैगजीन है जुलाई डिस्कशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन हो चुका है, अर्थव्यवस्था पार्ट 1 डिस्कशन हो चुका है। आज अर्थव्यवस्था पार्ट 2 होगा। और ऑब्वियस सी बात है यार, अर्थव्यवस्था थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने वाला ये पोर्शन है। एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो आने वाली मैगजीन धज्जियों में उड़ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग आराम से इसको करते हुए चलेंगे। मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटा और अर्थव्यवस्था में लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूँ गौरव त्रिपाठी और 2020 का जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ इसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ। यूपीएससी 2 बार इंटरव्यू मैंने दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था का, देखेंगे आप लोग। और फिर ये जो 3.3 टॉपिक है, सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और देखिए जुलाई करंट अफेयर्स की ये मैगजीन आपके सामने है ना। और यूपीएससी में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप देखोगे कि रिजर्व बैंक ने अलाउ किया है कि नहीं जो निवेशक है, निजी निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करने की अनुमति प्रदान की है कि नहीं की है। यही यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। और देखो जुलाई करंट अफेयर्स मैगजीन से है, एग्जैक्टली हो जाएगा। मतलब ये पढ़ोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन बनाया, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 2 चीज़ में डिफरेंस है साफ साफ। और फिर हम लोग रोते रहते हैं कि सर क्या करंटली पढ़ लें। इवन आज के वीडियो में भी मैंने देखा बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि सर इसके अलावा क्या क्या पढ़ लें, जबकि मैंने थंबनेल ही जो बनाया था फर्स्ट वीडियो का, मैंने क्लियर किया था इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। समय है तो इसको 2 बार पढ़िए, और समय तो इसको 3 बार पढ़िए, इसके अलावा यही पढ़ना है। ठीक है, और उसका जो अपना वो है, जो टेस्ट है वो देते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए, बस। इससे ज़्यादा आपका समय नहीं होता है बहुत सारी चीज़ों को 50 बार अलग अलग तरीके से पढ़ने का। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए रिजर्व बैंक ने क्या किया, भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत, इस स्कीम का नाम ध्यान में रख लेंगे, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत लघु खुदरा निवेशकों को जीसेक में निवेश करने की अनुमति प्रदान की है। इसके लिए निवेशकों को आरबीआई में अपना गिल्ट खाता खुलवाना होगा। तो आप देखो कि यही क्वेश्चन एग्जैक्ट यूपीएससी 2021 में ये पूछा गया था। ठीक है, 2021 में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था कि निवेशक कहाँ खाता खुलवाएंगे, क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे था। इसको एलिमिनेट करोगे सीधे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। तो देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा व्यापार योग्य लिखित होते हैं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं बेसिकली, है ना। ये आप समझिएगा कि क्या होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों द्वारा बेसिकली क्या होता है, एक बॉन्ड जारी किया जाता है, एक प्रपत्र जारी किया जाता है, या एक आप कह सकते हो बॉन्ड नहीं, इसको कह लो एक पेपर जारी किया जाता है। और उस पेपर में क्या होता है कि आपको, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है आवाज़ काफ़ी गूंज रही है, एक सेकेंड आप समय देंगे। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि एक प्रपत्र जारी किया जाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें बताया होता है कि भैया ये देखो, ये हमारे पास प्रपत्र है, ये हमसे ले लो और हमको 100 रुपये उधार दे दो, ताकि गवर्नमेंट अपनी जो स्कीम्स हैं उसमें पैसा लगाए और बाकी क्या करे, आम जनता को राहत पहुंचाए। और उसके बदले गवर्नमेंट एक फिक्स ब्याज या अलग अलग तरह की चीज़ें देती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली लोन लेने का तरीका है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। ऐसे सिंपल से याद कर लो, उसी को बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, क्योंकि लगभग ये जोखिम रहित होता है। ठीक है, लगभग जोखिम रहित होता है, क्योंकि भाई सीधी बात है, गवर्नमेंट ले रही है तो वापिस करेगी। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि मांग होती है इसकी, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड मार्केट में होती है। ठीक है, अब ये देखो 2 प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। एक होता है ट्रेजरी बिल्ड और एक होता है दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ। पहले मैं आपको एक बता दूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, पहले तो इनका एक टाइप ये भी होता है, एक होता है 1 साल से कम की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, बिल बोलते हैं। और दूसरा होता है बॉन्ड, जो 1 साल से ज़्यादा होता है। जो जेम्स बॉन्ड है वो 1 साल से ज़्यादा चलता है, तो ऐसे याद रखना। तो बिल जो होता है वो 1 साल से कम वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बोलते हैं बिल, 1 साल से ज़्यादा वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बोलते हैं बॉन्ड। ये दिमाग में आप रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दिमाग में रखिए थोड़ा सा, इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो बिल्स होते हैं वो 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। ठीक है, ट्रेजरी बिल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस दिमाग को रखिएगा, ट्रेजरी बिल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो राज्य सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें केवल बॉन्ड जारी कर सकती है। मतलब राज्य सरकारें 1 साल से कम वाले बिल नहीं, मतलब 1 साल से कम वाली प्रतिभूतियाँ यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दे देगा, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। केंद्र सरकार
केवल बॉन्ड जारी कर सकती है, जबकि राज्य सरकार बिल और बॉन्ड दोनों जारी कर सकती है। इस प्रकार के स्टेटमेंट दे देगा घुमा के, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो केंद्र सरकार है वो बिल और बॉन्ड दोनों जारी कर सकती है, दिनांकित प्रतिभूतियाँ भी निर्गमित कर सकती है, जबकि राज्य सरकार केवल और केवल बॉन्ड, ठीक है, मतलब आप समझो दीर्घकालीन लोन ही ले सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये जोखिम रहित होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अभी क्या है, इसके और कुछ चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो ट्रेजरी बिल होता है बेसिकली, जो गवर्नमेंट जारी करती है, और कौन सी गवर्नमेंट जारी करेगी, केंद्र सरकार जारी करेगी। तो ट्रेजरी बिल, इसको बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ट्रेजरी बिल को बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि 1 साल से कम इसकी परिपक्वता अवधि होती है। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिनकी परिपक्वता अवधि या फिर मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैच्योरिटी पीरियड जो 1 ईयर से कम होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिल, ठीक है। उनको बोलते हैं हम लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो लघुकालीन ऋण लिखत है, ठीक है, जो ये सिक्योरिटीज़ हैं, 3 टाइप की वर्तमान में होती हैं, 91, 182 दिन और 364 दिन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये 0 कूपन बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली, जो ये बिल्स होते हैं ना, जो ट्रेजरी बिल जिनको हम लोग बोलते हैं, जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो 0 कूपन बॉन्ड होते हैं। इस पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं होता है। आपको अगर ब्याज का भुगतान नहीं होता है तो क्यों लेगा भाई, कोई क्यों खरीदेगा? तो इस पर देखो क्या होता है, जैसे मान लो इस पर लिखा होता है 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपये लिखा होता है, इसे कोई ब्याज नहीं दे रहा है। लेकिन जब ये मार्केट में बिकेगा तो इसकी बिडिंग होती है, ठीक है, इसकी बिडिंग होगी। तो जैसा डिमांड सप्लाई रहेगा तो बिकता है मान लो 900 रुपये में या फिर 920 रुपये में, जैसे जैसे मतलब जिस हिसाब से डिमांड रहती है। तो एक लेवल ऑफ बिडिंग होती है। तो मान लो ये बिका 950 रुपये में, और जब ये मैच्योर हो गया तो मिलेगा 1000 रुपये। मान लो 5 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी पीरियड मान लो 5 साल है, और सॉरी ये 1 ईयर ही है ना, इसकी मैच्योरिटी पीरियड तो 1 ईयर ही है 0 कूपन बॉन्ड की, है ना। इधर तो दिमाग में रखिए, जो 0 कूपन बिल है, यानी जिसको हम लोग ट्रेजरी बिल बोलते हैं। देखिए नाम में कंफ्यूजन नहीं है, एकदम दिमाग में रख लेना। ट्रेजरी बिल, इसको मैं वापस समझा रहा हूँ, बिल का मतलब होता है 1 साल से कम मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, 1 साल से कम मैच्योरिटी पीरियड। और जो ट्रेजरी बिल है, ध्यान में रखना, ये 0 कूपन, अनिवार्य रूप से 0 कूपन बॉन्ड होते हैं। ये 0 कूपन बिल बॉन्ड, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मतलब बॉन्ड का मतलब मैं कॉमन सेंस में बॉन्ड कह रहा हूँ। बेसिकली मैं 5 साल और 1 साल अभी ध्यान रख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ उधार प्रपत्र, ऐसे ऋण, ठीक है, लोन है एक तरह का, ऐसे समझ लो। 1 साल से कम वाले जो लोन है ट्रेजरी बिल, ये अनिवार्य रूप से 0 कूपन होते हैं, ठीक है, 0 कूपन सिक्योरिटीज, 0 कूपन सिक्योरिटीज ये होती हैं, अनिवार्य रूप से दिमाग में रखना। तो मान लो 930 रुपये में बिका, या 940 रुपये में बिका, या 980 में मान लो बिका, तो 1 साल जब इसकी परिपक्वता अवधि हो जाएगी, या 1 साल से कम पे जब भी इसकी परिपक्वता अवधि हो जाएगी, तो जितना इस पर लिखा वो रुपये मिलेगा, इससे कोई ब्याज का भुगतान नहीं होगा। तो एक स्टेटमेंट ऐसे दे देगा आपको, क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट देगा, ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्नलिखितों पर ध्यान दें। पहला स्टेटमेंट, अब आप लोग को ये आंसर भी बताना है, तो प्री का क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, तो ये कर लेना है। तो पहला ऑप्शन दे देगा ट्रेजरी बिल, ये 1 साल से कम परिपक्वता अवधि होती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, इसे केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में जारी कर सकती हैं, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट दे देगा कि यह अनिवार्य रूप से 0 कूपन होती हैं, 0 कूपन सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो ध्यान रखना, ये भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केंद्र सरकार ही जारी करती है, राज्य सरकार जारी नहीं कर पाती हैं। और पहला स्टेटमेंट सही है, 1 साल से कम होता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। अगला होता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, इस पर ब्याज मिलता है, ठीक है, इस पर ब्याज मिलता है, ये दिमाग में रखना, जिसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य पर देय होता है। सामान्य रूप से जो डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, इनकी अवधि 5 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक होती है। तो ये दिमाग में रखना, डेटेड सिक्योरिटी लंबे अवधि 5 वर्ष से लेके 40 वर्ष, इसको बोलते हैं डेटेड सिक्योरिटी, और इस पर ब्याज भी मिलता है, ठीक है। अब इसका महत्व बता रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट हम लोग सिंपल से समझ लेते हैं। आपको पता होगा आरबीआई भारत में मॉनिटरी पॉलिसी चलाता है, और मॉनिटरी पॉलिसी में जो मुद्रा है, मार्केट में मनी का जो कंट्रोल है, वो करने के लिए क्या करता है, बॉन्ड जारी करता है या तो खरीद लेता है, या तो बॉन्ड जारी करेगा तो खरीद लेगा। तो मान लो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, कैश बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, कैश बहुत ज़्यादा आ गया, तो आरबीआई क्या करेगा, बॉन्ड जारी कर देगा या बिल जारी कर देगा। तो बॉन्ड जारी करेगा तो लोग क्या करेंगे, इस कैश से बॉन्ड खरीद लेंगे। तो ये आरबीआई के पास पूरा कैश चला है, तो मार्केट में जो है आप कह सकते हो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। तो वही तरलता प्रबंधन के लिए आप देखोगे, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो तरलता प्रबंधन के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है आरबीआई द्वारा। अच्छा, ये सब जो बेसिक चीज़ें, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब आप लोगों ने जहाँ भी पढ़ा होगा या जो भी किताबें पढ़ी होंगी,
पटाखों की आवाज़ सुन लीजिए, ठीक है। तो जो भी किताबें आप लोगों ने पढ़ी होगी वहाँ पर इस बात को आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो RBI है वो क्या करता है, सरकार की ओर से तरलता प्रबंधन के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करता है या फिर उसको बाई कर लेता है, दोनों काम करता है। मान लो मार्केट में पैसा कम पड़ गया, मार्केट में पैसा कम पड़ेगा तो RBI क्या करेगा, अपना बॉन्ड खरीद लेगा। जो बॉन्ड रखे थे बैंक उनसे खरीद लेगा, बॉन्ड खरीदेगा तो बैंकों के पास पैसा चला जाएगा, और पैसा चला जाएगा तो मार्केट में चला जाएगा। तो इस तरह से RBI क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जब जरूरत पड़ती है उस आधार पर करता है। फिर ये लगभग जोखिम रहित निवेश है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि भैया क्योंकि सरकार इसमें प्रतिबद्धता रखती है, पैसा चुकाने की प्रतिबद्धता रखती है। फिर क्या, ये एक फ्लेक्सिबल, आप कह सकते हो अल्टरनेटिव है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव है। जैसे आप देखो यहाँ पर 91 दिनों से लेकर 40 वर्ष तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस पर, ठीक है। इसको आराम से आप सेकेंडरी मार्केट में बेच खरीद सकते हो, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है। उसके बाद देखोगे राज्य जो विकास ऋण है और जो स्पेशल बॉन्ड्स होते हैं या स्पेशल सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे ऑयल बॉन्ड या फिर उदय बॉन्ड, अभी आपने सुना होगा उदय स्कीम, उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना जो थी, है ना। तो इसके लिए भी राज्य सरकार ने क्या किया था, बॉन्ड जारी किए थे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बढ़िया रिटर्न मिलता है, मतलब अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो इस वजह से लोग इसको मतलब वो होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देखोगे जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, कैसे भारत में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी बेची जाती है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल रीड कर लो। जोखिम तरीके कितने प्रकार का जोखिम होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो वो पता है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, मार्केट में कोई भी चीज़ आ रही है खरीद रही, मान लो आपने बॉन्ड खरीदा और मार्केट में RBI ने क्या किया, बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दिया बॉन्ड का, तो सीधी बात है उसका प्राइस गिर जाएगा। तो वही बाजार जोखिम, तरलता जोखिम, ये सब तो है ही, किसी भी चीज़ में इतना जोखिम तो रहता है ना। तो मार्केट में आपने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा और मार्केट में मनी की वैल्यू ही गिर गई, तो आपका बॉन्ड ऑब्वियस सी बात है लगभग खराब हो जाएगा। तो मतलब ये जोखिम है, ये ईजी चीज़ है, पढ़ लोगे एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं। जो मेन बात है यहाँ पर अब काम आएगी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब काम की यहाँ पे चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि प्री में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है UPSC में और UPPCS दोनों में ये क्वेश्चन बन सकता है। ई कुबेर क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ई कुबेर क्या है, ई कुबेर क्या है, RBI का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। अभी हिंदी में सही लिखा है कि नहीं, देखो यार इनकी हिंदी बड़ी ख़राब है ना, ट्रांसलेशन। हालांकि जो हिंदी मीडियम में मैगजीन्स होती हैं उससे तो अच्छा ही है, लेकिन ओवरऑल यार ट्रांसलेशन मतलब बहुत मज़ेदार ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इस बात को ये समझिएगा जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ई कुबेर क्या है। ई कुबेर है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर RBI क्या करता है, इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की नीलामी करता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC UPPCS दोनों के लिए 2022 में क्वेश्चन आ सकते हैं प्री के लिए। इसके बाद RBI क्या करता है, एक अर्धवार्षिक कैलेंडर जारी करता है। इससे बताता है कि इतना रुपया ऋण लेंगे, इतना रुपया प्रतिभूति बेचेंगे, प्रतिभूति का टाइम इतना होगा, मैच्योरिटी पीरियड इतना होगा, ये सब बताता है वहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो लोग आप कह सकते हो जो लोग ई कुबेर के सदस्य नहीं हैं, ठीक है, जो लोग ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे नहीं सदस्य है, वो लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स, ठीक है, या तो प्राइमरी डीलर्स या फिर वाणिज्यिक बैंकों से, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, नीलामी, यानी जो आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब नीलाम होती है प्राइमरी मार्केट में, तो वहाँ से ये क्या कर सकते हैं, इनके माध्यम से खरीद बेच सकते हैं, ठीक है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है UPSC के लिए, खासतौर पे UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय क्षमा शोधन निगम लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का क्षमा शोधन करता है, क्लियरेंस करता है। क्लियरेंस का मतलब अरे कुछ है नहीं, क्लियरेंस का मतलब ये, मान लो मैं एक बायर हूँ, यहाँ पर एक विक्रेता है, ठीक है, तो विक्रेता है, तो ये क्या करेगा, ये जो समाशोधन यानी जो क्लियरेंस वाला इंसान है वो क्या करेगा, इससे खरीदेगा और आपको बेचेगा, ठीक है, ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात है ना। तो ये समझिएगा, ठीक है। तो विक्रेता के लिए क्रेता बन जाता है, मतलब ये जो विक्रेता है, जो असली विक्रेता है, इसके लिए क्रेता बनेगा, इससे खरीद के और आपको बेचेगा। बेसिकली क्या है, एक मिडिल मैन है, ऐसे समझ लो। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक तरह का आप कह सकते हो मिडिल मैन है, ठीक है। तो ये सेंट्रल काउंटर पार्टी है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और RBI क्या करता है, इन आंकड़ों को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक आधार पर प्रतिपादित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में रखना है ना। तो मैं एक बार फिर से अगर शॉर्ट में बताऊं तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म क्या है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म क्या है, RBI की कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है बिल और बॉन्ड में अंतर, पहली बात तो ये, ठीक है ना, पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखना, बिल और बॉन्ड में अंतर क्या होता है, ठीक है,
बिल और बॉन्ड में अंतर क्या होता है? तो बिल क्या होती है? लघु अवधि की प्रतिभूतियाँ होती हैं, बॉन्ड क्या होती हैं? दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियाँ होती हैं। फिर जो तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, वो जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ होते हैं। 12 दिमाग में प्रतिभूतियों का मतलब बॉन्ड बूझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ तो थोड़ा सा अकोमोडेट आप लोग कर लीजिएगा। और ये 3 टाइप होते हैं, 91, 182, 364, ठीक है, मैं रिवाइज शॉर्ट में करा दे रहा हूँ। तीसरी बात आप दिमाग में रखो, केंद्र सरकार दोनों जारी कर लेता है, जबकि राज्य सरकार केवल बॉन्ड जारी कर पाती हैं, ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा, राज्य सरकार केवल बॉन्ड जारी करती है, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो कि आरबीआई क्या करती है, बहुत सारी इसने पहल स्टार्ट की है, बहुत सारी पहलें स्टार्ट की हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने बेचने के लिए, बहुत सारी पहलें स्टार्ट की है। और ये जो आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट, ठीक है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट जो है, ये अभी न्यूज़ में रहा भी है, और जो कि यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। तो अब क्या होता है, व्यक्तिगत निवेशक जो है, जो आप मान लो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, सरकारी बॉन्ड का क्रय करने के लिए खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाते खुलवा सकते हो। तो अब आप खुद खुलवा सकते हो अपने खाते, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो बॉन्ड होते हैं केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राज्य स्टेट डेवलपमेंट जो लोन्स होते हैं, और राज्य सरकार द्वारा निर्मित बॉन्ड होते हैं, और केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रूप में होते हैं। तो आप यहाँ पर ये सारे बॉन्ड्स खरीद सकते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हो, स्टेट डेवलपमेंट खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या है? बहुत ईजी इम्पैक्ट है भाई, सिंपल सी बात है। अब व्यक्ति भी खरीद सकता है, जब व्यक्ति खरीदेगा तो सिंपल सी बात है उसका निवेशक आधार बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति पहले 10 लोग ही खरीद पाते थे, आरबीआई ने अलाउ नहीं किया था, अब बोल दिया कि तुम भी अलाउड हो, तो 20 लोग खरीदने लगे, तो इन्वेस्टर जो बेस है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जो घरेलू बचत जो व्यक्ति रखते थे उनको क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में लाएंगे, गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी, तो विशाल भंडार का वित्तीयन हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली आप ऐसे समझ लो, है ना, कि बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि जनता का पैसा मार्केट में आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम चलाती है, सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम। इसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेती है। जैसे आप ये समझो, है ना, मतलब मान लो यहाँ पर ये था, आरबीआई ने पहले मान लो बॉन्ड बेचे थे 1 लाख रुपए के, ठीक है, 1 लाख रुपए के बॉन्ड बेचे थे, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख रुपए। अब आरबीआई ने क्या किया, अपना डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, ये बॉन्डवा खरीदेंगे, ये बॉन्ड मार्केट में खरीदेंगे। अब मार्केट में बॉन्ड खरीदेंगे, आरबीआई वाले ने डिसाइड किया मार्केट में बॉन्ड आरबीआई वाले वापस ले लेंगे, तो इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। सीधी बात है, आरबीआई ने डिमांड क्रिएट कर दी, डिमांड जितनी क्रिएट करेगी उतना इसकी यील्ड घटती है, यील्ड घटती है, बॉन्ड की यील्ड उतना घटेगा, तो क्या होगा, प्रतिफल में गिरावट होगा, प्रतिफल में गिरावट होगा, तो उससे क्या होगा, जब प्रतिफल में गिरावट होगा तो लोग सोचेंगे इसकी यील्ड कम हो गई है, तो ऐसा चलो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक बार और शॉर्ट में समझाता हूँ, हालांकि मैंने जब पीडी 365 का वीडियो बनाया था उसमें समझाया था, लेकिन 1 मिनट और मुझे लगता है इस पर टाइम आप लोग को दे देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक बार ऐसे समझिए क्या होता है, बॉन्ड यील्ड एक चीज़ होती है, बॉन्ड यील्ड, ठीक है। अब बॉन्ड यील्ड क्या होता है ना, एक चीज़ होती है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, फायदा, कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है बॉन्ड खरीदने बेचने से, उसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। तो मान लो आपने, देखो एक चीज़ समझना, जो बॉन्ड की कीमत होती है, जो बॉन्ड होती है उसकी कीमत मार्केट में डिमांड पर और सप्लाई पर निर्भर करती है। मान लो डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो बॉन्ड की कीमत, जो कीमत है, यील्ड नहीं समझिएगा, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई बहुत अधिक है और डिमांड नहीं है, तो बॉन्ड की कीमत घट जाएगी। अच्छा, अब ये बात सिंपल से समझिएगा, मान लो बॉन्ड की डिमांड बहुत अधिक है, डिमांड बहुत अधिक है यानी बॉन्ड की कीमत बढ़ गई, तो मान लो आपने बिडिंग की, आपने खरीदा बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड आपने हाई प्राइस में खरीदा होगा। अब हाई प्राइस में खरीदोगे तो जो आपको फायदा होगा, जब आप खरीदोगे, जब वो मैच्योर हो जाएगा, तो जो आपको फायदा होगा वो कम फायदा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जो आपको कम फायदा होगा तो ये बोलोगे कि यार बॉन्ड यील्ड आपकी घट गई। अब बॉन्ड यील्ड का मतलब आपको ये समझ में आई कि मतलब बॉन्ड की जितनी ज़्यादा डिमांड थी, जितनी ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड थी, ठीक है, उतनी कम यील्ड हो जाएगी, ठीक है, यानी बॉन्ड यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। ये बात क्लियर? बॉन्ड यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, जो बॉन्ड की प्राइस है ना, जो बिडिंग रेट है। तो ये बात आपको कॉमन सेंस से मतलब समझनी होगी, ठीक है, मतलब बहुत कॉमन सेंस था, मैंने मतलब समझा ही दिया, मुझे लगता है सक्सेसफुली समझा दिया। तो ये बात है। अच्छा, जब बॉन्ड यील्ड घट जाएगी, ठीक है, जब बॉन्ड यील्ड घट जाएगी तो आप क्या सोचोगे, आप यही सोचोगे यार ऐसा है, इस बॉन्ड में पैसे नहीं लगाते हैं, तो आप कहोगे चलो इक्विटी मार्केट में, शेयर बाजार में सोचोगे कि मनाली पेट्रोकेमिकल है ना, या फिर रेमंड, या फिर जो भी आप सोचोगे चलो इस कंपनी में लगा देते हैं, या निफ्टी खरीद लेते हैं, या सेंसेक्स ही खरीद लेते हैं, तो ये चीज़ आप दिमाग में सोचोगे,
ठीक है। फिर आरबीआई क्या करती है, LTRO करती है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या है, नॉर्मल रेपो ऑपरेशन से अलग है। देखो नॉर्मल रेपो ऑपरेशन क्या होता है, रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट होता है। बेसिकली आरबीआई क्या करती है, लोन देती है रेपो रेट पर, क्या करती है, बैंकों को ऋण देती है, ठीक है, बैंकों को ऋण देती है आरबीआई, ठीक है। तो रेपो रेट उसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। अब क्या करता है भाई, बैंकों के पास पैसा कम पड़ लेता है। जैसे ये जो होता है, जो आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये जो लोन दिया जाता है बेसिकली एक दिन के लिए दिया जाता है, ठीक है, रात भर के लिए उधार दिया जाता है बैंकों को, ठीक है। अब भाई बैंकों को पैसा लंबे समय तक के लिए चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आरबीआई क्या करती थी, पहले बैंक रेट यूज़ करती थी, बैंक रेट यूज़ करती थी। अब आरबीआई ने क्या किया, एक नया काम किया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, यानी जो रेपो दर है, प्रचलित जो रेपो रेट है, इस पर ही बैंकों को 1 से 3 वर्ष के लिए फंड उपलब्ध कराएगी, ठीक है, समझिएगा, इस पर ही उपलब्ध कराएगी। अच्छा, जो बैंक रेट है, समझिएगा, जो बैंक रेट है, बैंक रेट का मतलब ये समझ लो, ये जो होता है सामान्यतः रेपो रेट से अधिक होता है। बैंक रेट सामान्यतः रेपो रेट से अधिक होता है, ठीक है ना, ये बात समझिएगा। तो बैंक रेट रेपो रेट से अधिक होता है। तो लॉन्ग टर्म रेपो रेट से क्या हो जाता है, आराम से स्थिर बैंकिंग प्रणाली में पैसा आ जाता है। तो ये बात समझिएगा, तो है ना। तो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, आपने सुना होगा, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी आरबीआई की एक तरह की क्रियाविधि होती है, जिससे वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का संचालन करता है। उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्यों बोलते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, क्योंकि ये मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल करता है। सिंपल सी बात है, देखो रेपो रेट का मतलब क्या होता है, बैंकों द्वारा ऋण लेना, ठीक है, या बैंकों द्वारा ऋण पर ब्याज, जो आरबीआई को ब्याज देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मान लो रेपो रेट बढ़ा दिया, तो बैंकों का जो ऋण हो जाएगा वो महंगा हो जाएगा, ठीक है, बैंकों का ऋण महंगा हो जाएगा। बैंकों का ऋण महंगा होगा तो क्या होगा, आम जनता को भी ऋण महंगा हो जाएगा। अब आम जनता को ऋण जब महंगा हो जाएगा तो मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाएगा ना, क्योंकि भाई लोग ऋण लेंगे नहीं, क्योंकि जान दो अभी बैंक लोन नहीं लेते हैं, अभी होम लोन नहीं लेते हैं, और बड़ा महंगाई चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा ब्याज दर है, ससुरे 12% ले रहे हैं, तो नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो रेपो रेट घटा दिया आरबीआई ने, कहा भाई घटा दे रहे, 1 रुपया कर दे रहे हैं, 1% कर दे रहे हैं, तो बैंकों के ऋण बहुत सस्ता हो गया। और बैंक भी क्या किया, जब ऋण सस्ता हो गया तो आम जनता को लोन बांटने लगे सस्ते ब्याज दर पे, तो मार्केट में खूब पैसा ही पैसा, चारों तरफ पैसा, है ना, 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम चालू हो जाती है। तो ये बात समझिएगा। तो ये क्या करता है, मार्केट में लिक्विडिटी मैनेज करता है, इस बात को समझना। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या होता है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज पर जो बैंक होते हैं वो एक लिमिट ही लोन ले सकते हैं, एक लिमिटेड ही लोन ले सकते हैं, ठीक है, एक लिमिट पर ही लोन ले सकते हैं, जो उनके पास जमा है, जो उनके पास कैश डिपॉजिट है, उसके आधार पर एक लिमिटेड लोन ही ले सकते हैं। अब मान लो इससे अधिक लोन लेना है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आरबीआई का एक नया इंस्ट्रूमेंट है, इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली वो क्या होता है, रेपो रेट से थोड़ा सा ब्याज अधिक लगाता है, रेपो रेट से एक्स्ट्रा ब्याज, रेपो रेट प्लस समथिंग, जो आरबीआई डिसाइड करती है 0.5% या मान लो 1% ही। आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट से अधिक ब्याज दर लेके कहती है अच्छा पहले 100 रुपया ले रहे थे, चलो अब 120 ले लो, लेकिन जो 20 रुपया उसको हम क्या करेंगे, आपके ऊपर दंडनीय ब्याज दर, एक्स्ट्रा ब्याज दर आपके ऊपर लगाएंगे। तो ये सब आरबीआई क्या करती है, मार्केट में इन सब टूल्स के माध्यम से क्या करती है, मनी का कंट्रोल करती है मार्केट में, ठीक है। ये सब बात समझिए। देखो मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया, बेसिकली मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ नए तरीके से, तो मुझे लग रहा है मैं नहीं समझा रहा हूँ, जो लोग को एकदम नहीं पता होगा, ऑब्वियस बात है थोड़ा हेल्प मिलेगी, थोड़ी क्यूरियोसिटी हो सकता है जग जाए, लेकिन ऑब्वियस बात है मेरा अभी काम ये नहीं है कि मैं स्टैटिक पोर्शन आप लोगों को बताऊं, मैं करंट अफेयर्स बस बता रहा हूं कि आरबीआई ने ये पहल की है, ये दिमाग में रखना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दो, ठीक है, बात समझना। बोलेगा कि ये ऑपरेशन 1 वर्ष से कम अवधि के लिए आरबीआई द्वारा किया जाते हैं, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए। तो ध्यान रखना, नहीं, ये क्या होता है, 1 से 3 वर्ष के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं बैंक, ठीक है, 1 से 3 वर्ष के लिए बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट देगा, इसमें प्रचलित रेपो रेट से अधिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है, ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, नहीं गलत है, रेपो रेट पर ही ऋण प्रदान किया जाता है, नाम ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ट्विस्ट है। आपने गाना ही सुना होगा, ट्विस्ट करें चलो ट्विस्ट करें, वैसा वाला। तो ऑपरेशन ट्विस्ट है, वो क्या करता है, आरबीआई का लक्ष्य दीर्घकालीन बॉन्ड प्रतिफल को कम करना है, ठीक है। ये समझ लो बेसिकली क्या करता है ना,
ये देखो, ये मैंने आपको पहले बताया, बॉन्ड के मूल्य और प्रतिफल में उल्टा संबंध है। ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको समझाया कि बॉन्ड की कॉस्ट जितनी होगी, जितनी प्राइस होगी, उसका प्रतिफल उल्टा संबंध होगा। ये बात आपको स्टेटमेंट समझा दी। अच्छा, ये बात समझना, ये प्रीलिम्स में क्या करता है, एक स्टेटमेंट के तौर पे ही दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत मतलब एक चारा आपको ऐसे चारा दे देगा, आप घोटाले में फंस जाओगे। वो क्या करेगा, सीधा इसे लिखेगा कि बॉन्ड के यील्ड और प्रतिफल में क्या संबंध है, तो देगा बॉन्ड के यील्ड और प्रतिफल में क्या समानुपाती संबंध है, तो देखना गलत है, समानुपाती संबंध नहीं है, उल्टा संबंध है, रिवर्स संबंध है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर समझ पाओगे। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसे समझो, आरबीआई ये जो ऑपरेशन ट्विस्ट है, इसमें क्या करती है, शॉर्ट टर्म के जो बॉन्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड होते हैं, उसको बेचती है मार्केट में बेचती है, और लॉन्ग टर्म वाले जो दीर्घकालीन बॉन्ड है उसको खरीद लेती है। अब देखो, इसको खरीदेगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता चल गया कि इसकी डिमांड बढ़ गई, इसको बेच रही, यानी इसकी सप्लाई बढ़ गई। तो इसकी जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो इसकी मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी, यानी जो इसका यील्ड है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इसका यील्ड बढ़ जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड है, जो दीर्घकालीन वाले बॉन्ड है, वो क्या होगा, उसका यील्ड घट जाएगा। ठीक है, उसका यील्ड घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई खरीद रही है, उसकी डिमांड बढ़ा दी आरबीआई ने। तो बेसिकली वही है, ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। तो दीर्घकालीन जब आरबीआई क्या करती है, इसलिए इसकी मांग से बॉन्ड के मूल्य में वृद्धि होती है। दीर्घकालीन बॉन्ड के मूल्य में वृद्धि के साथ उससे पाए होने वाली प्रतिफल में कमी होगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, इस बात को समझिएगा। इसके फायदा यहीं पे सामने बताया हुआ है भाई, सीधी बात है, बॉन्ड कम होगा तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, सिंपल सी बात है। अब अगला टॉपिक हम लोग आते हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसमें जो बेसिक क्वेश्चन पहला यूपीपीसीएस से पूछ सकता है, देखो पहले तो है क्या, ये बता देता हूँ। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, बेसिकली हम लोगों ने बैंड बैंक का नाम सुना होगा, बैड बैंक। तो बैड बैंक यही है। एक तो सीधा एक क्वेश्चन यही बनता है कि हाल में चर्चा में बैड बैंक क्या है, तो बैड बैंक क्या है, शक्ति कपूर का बैंक है, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शक्ति कपूर द्वारा संचालित बैंक है। दूसरा, ये ऐसा बैंक है जो लोगों का ऋण लेके, जो बहुत ज़्यादा ऋण में फंसा हुआ, बैंक ऋण में फंसा हुआ है, मतलब एनपीए बहुत ज़्यादा है, हाई एनपीए है। तीसरा, ऐसा बैंक है जो लोगों का पैसा लेके भाग गया, ससुरा पैसा भाग गया। ठीक है, और तीसरा, चौथा है कि क्या करता है, एनपीए को खरीदने वाला बैंक है, एनपीए को खरीदता है वो वाला बैंक है। तो ध्यान रखना, सही आंसर है चौथा। ये बेसिकली बैड बैंक क्या होते हैं, ये सब सारे स्टेटमेंट गलत है। बैड बैंक होते हैं जो बैड लोन को खरीदते हैं और रिकवरी करते हैं, सिंपल सी बात है, रिकवरी करते हैं, मतलब खुद खरीद लेंगे। जैसे मान लो 100 रुपये ऋण था एसबीआई पे, आपने 100 रुपये ऋण दिया, ठीक है, और आप उसको दे नहीं रहे एसबीआई को। अब एसबीआई के क्या भाई 100 रुपये का नुकसान दिख रहा है उसको, तो उसने क्या किया, एक बैड बैंक, ठीक है, तो बैड बॉय से किसी से कम कॉन्ट्रैक्ट किया, बोला कि ऐसा है, ये जो 100 रुपये का ऋण है इसे ससुरा वापस नहीं कर रहा है, तो ये ऋण हम तुमको बेच दे रहे हैं, तो हमको 60 रुपये दे दो, इस ससुर से तुम 100 रुपये चाहे जितना मन करे उतना निकलवा लेना, है ना, हमको तुम 60 रुपये दे दो, ये वाला तुम खरीदो, अब निकलवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो एसबीआई का घाटा पहले 100 रुपये हो रहा था, अब कम होगा, थोड़ा कम होगा उसका घाटा, 40 रुपये होगा। और ये जो बैड बैंक वाला है ये भी पैसा कमा लेगा, ये मान लो 75 रुपये निकलवा लिया, 80 रुपये निकलवा लिया, है ना, गुंडे करके, ठीक है, तो वो क्या होगा, यही बात समझ में आ गया। तो उसका भी फायदा, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, वही काम हो जाएगा। तो ये होता है बैड बैंक। अब क्या हुआ, NARCL, इसका पंजीकरण कहाँ पे करेगा, मुंबई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। कई लोग कहते हैं ना सर यूपीपीसीएस के लिए भी विजन पढ़े, अभी यूपीपीसीएस स्पेशल विजन वाला तो लास्ट में है, जो संक्षिप्त सुर्खियाँ है ना उसी से यूपीपीसीएस क्वेश्चन ही बनाता है। यूपीपीसीएस ये तो मेंस प्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, यूपीपीसीएस तो क्वेश्चन में उसी से बनाता है। अच्छा, मेंस प्री से याद आया, सभी दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, सृजन आंसर राइटिंग बैच शुरुआत हो गई है 5 नवंबर से। आप लोगों ने देरी कर दी है तो एकदम लेट मत कीजिए, अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए इसको, ठीक है। फर्स्ट मंथ की फीस केवल 1200 रुपये है, और 1200 रुपये में आप ये समझ लो 24 दिन आपकी आंसर राइटिंग है, आपकी कॉपी चेक होगी। इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों में मॉडल आंसर मिल रहा है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मॉडल आंसर मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो आपकी कॉपी 24 दिन चेक होगी, आपको आंसर भी मिलेगा। अगले महीने से इसकी फीस भी घट के 1000 हो जाती है। तो आप अगर कंटिन्यू करते हो अगले महीने दोबारा एडमिशन लेते हो तो फीस भी आपकी बहुत कम हो जाती है। तो इसको आप लोग बिना देरी किए अभी ज्वाइन कीजिए, 3-4 महीने आंसर राइटिंग जम के कीजिए। प्री मेंस तो लगा रहेगा, ठीक है, किसी का होगा किसी का नहीं होगा। और टेस्ट सीरीज भी प्री टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज सब स्टार्ट हो गई यूपीएससी हिंदी की,
ठीक है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ ही कीजिए। सेल्फ प्रिपरेशन जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उनके लिए तो यार बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब यूपीएससी हिंदी ऐसे मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कहीं ऐसा मिलेगा नहीं सेल्फ प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हो। हाँ, जो लोग कहीं कोचिंग के भरोसे हो तो ठीक है, मतलब उनकी मर्जी, कर सकते तो कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझना। अब क्या है, यहाँ पे एक फैक्ट है, बोला है कि मार्च में जितना हमने लोन दिया था 7.5% लगभग क्या थे, स्ट्रेस्ड एसेट थे। बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आरबीआई ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया। यहाँ पर देखो, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अब देखो क्या होता है, बैंक जो लोन देते हैं ना, बैंक जो लोन देते हैं वो उनका एसेट होता है। एसेट मतलब उनकी परिसंपत्ति होती है बेसिकली। क्यों? क्योंकि लोन पे ब्याज मिलता है, इसी से बैंक अपना खर्चा चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, और इसी से बैंकों को फायदा होता है, ठीक है। ये बात समझिएगा। अब क्या होता है ना, अब क्या होता है, बैंक एसेट, मान लो एसेट है, तो एसेट है, इसके जोखिम के आधार पे कि पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके जोखिम के आधार पे आपने मान लो लोन लिया, तो लोन लिया तो जो ब्याज दर और जो उसका मूलधन है उसके भुगतान के आधार पे आरबीआई ने क्या किया है, कुछ वर्गीकरण किया है, कुछ क्लासिफिकेशन किया है कि कैसे जो एसेट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कई श्रेणियां हैं। पहली बात एक डिफाइन की आरबीआई ने, मानक परिसंपत्ति, स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट क्या है कि कोई जोखिम इसमें नहीं के बराबर है, ठीक है, कोई जोखिम नहीं है, ठीक है, पूरा पैसा वैसा आराम से मिलते जा रहा है, ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एसेट। अब दूसरा चीज होती है, होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, ध्यान में रखना, दो स्टेटमेंट हैं, दो स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनपीए क्या है और भारत सरकार द्वारा एनपीए से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये मेंस में क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान रखिए। एनपीए क्या है, लिखिए आप लोग इसका आंसर और डिस्कशन ग्रुप पे शेयर कीजिए, आपस में मिलाइए कैसा हो रहा है, ठीक है। एनपीए क्या है, भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किया जा रहा है, भारत में बढ़ते एनपीए के मद्देनजर क्या उपाय किए गए हैं। तो NARCL जो अभी पढ़ा है ना, वो सब डालना है आंसर में, ठीक है। और भी देख लो, पहले एनपीए क्या है इसको समझ लेते हैं। तो दो चीज़ों को मिला के एनपीए डिसाइड होता है। पहली बात, जो नॉर्मल लोन है, जो नॉर्मल लोन है तो उसको बोलते हैं, अगर मान लो अपने मूलधन का भुगतान 90 दिन तक नहीं किया, ठीक है, 90 दिन तक का नहीं किया, तो मूलधन या ब्याज का भुगतान, तो आपको बोला जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो नॉर्मल लोन है, ध्यान रखना, जो नॉर्मल लोन है, आपने इंडस्ट्री के लिए लोन लिया, आपने एजुकेशन लोन लिया, कुछ भी किया, 90 दिन तक अगर भुगतान उसका मूलधन या ब्याज दर नहीं करोगे तो उसको बोला जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन जो किसान क्रेडिट कार्ड वाले लोन है या जो एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन है, इसमें लघुकालीन फसलों के लिए 2 फसली मौसम, दीर्घकालीन फसलों वालों के लिए 1 फसली मौसम को अगर आप ऋण वापस नहीं कर रहे हो तो इसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एग्रीकल्चर के लिए अलग है, ठीक है, ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर के लिए अलग है और इसके लिए अलग है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, बोलेगा एनपीए का अर्थ केवल 90 दिन वाली परिसंपत्तियां जिनका ब्याज दर नहीं या ब्याज दर या मूलधन नहीं भुगतान किया गया उनको कहते हैं, दर नहीं, एग्रीकल्चर एनपीए भी होता है, ठीक है, एक दिमाग में ये रखना। इसके बाद देखना, इसमें भी क्या चीज़ होती है, जो 90 दिन वाला भी होता है, इसमें भी आरबीआई ने क्या किया, हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, स्पेशल मेंशन अकाउंट आरबीआई ने बनाया है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, 0 SMA1 SMA2, ठीक है। तो मान लो 30 दिन तक भुगतान अगर नहीं हुआ है ब्याज दर उसको, तो उसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, ठीक है। 60 दिन तक अगर ब्याज दर भुगतान नहीं हुआ है तो इसको बोलते हैं 1, और 90 दिन तक अगर भुगतान नहीं हुआ है यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, तो उसको बोलेंगे कि अब एनपीए हो गया। तो 90 दिन से जो ऊपर भुगतान नहीं मिला तो उसको बोलते हैं एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। अब इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को भी आरबीआई ने बहुत डिटेल में क्लासिफाइड किया है। तो क्या क्लासिफाइड किया है, यहाँ पर आप इसको देखिएगा। पहला बोला है सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी अमानक परिसंपत्तियां। यार ये हिंदी समझ में नहीं आएगी, तो ये याद रखो, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। अब लॉस एसेट तो सिंपल सी आसान सी बात है। लॉस एसेट का मतलब मान लिया कि हानि हो गई है, निर्धारित कर लिया कि अब पैसा नहीं मिलेगा, भाई जो ले आया था वो ससुरा भाग गया, अब पैसा नहीं मिलेगा, इससे भागेगा। जैसे मान लो नीरव मोदी, मान लो भाग गया और बैंक ने मान लिया कि अब वो पैसा मिलने से रहा, ठीक है ना। हालांकि कोशिश करती है, बैंक कोशिश करती है कि मिलते रहे, लेकिन एक बार हार मान लेती है कि अब चलो नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं भाई लॉस एसेट। बहुत ईजी है, सिंपल है। एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब लेस देन 12 महीना अगर एनपीए है। पहले तो एनपीए क्या था, एनपीए था 90 दिन तक कोई ब्याज दर नहीं मिला। अब 90 दिन प्लस 12 महीना अगर कुछ नहीं हुआ तो लगभग 12 महीना, मतलब 12 महीने के कम या 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए नहीं मिला 1 रुपया, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट। अब ध्यान रखना, 12 महीने अगर सब स्टैंडर्ड एसेट होगा, सब स्टैंडर्ड एसेट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाउटफुल एसेट। मतलब
90 दिन तो एनपीए होने में लगता है। किसी भी रुपया ब्याज दर या मूल भुगतान अगर 90 दिन नहीं करोगे तो 90 दिन में तो एनपीए होगा, ठीक है। अब 90 दिन प्लस 12 महीना ये होगा सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। अब 90 दिन प्लस 12 महीना प्लस 12 महीना से कम अगर नहीं हो रहा है तो इसको बोलेगा हम लोग डाउटफुल एसेट, कि भाई आप डाउट हो गया, आप पता नहीं पैसा मिली कि नहीं मिली। तो ये 3-4 कैटेगराइजेशन होते हैं एनपीए के, ठीक है। इस बात का समझिएगा, ये एनपीए के 3-4 कैटेगराइजेशन होते हैं। अब हम लोग आते हैं वापस, तो आपको पता है कि यूपीपीसीएस प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एनएआरसीएल। इसका पंजीकरण कहाँ पे किया गया, मुंबई में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, बैड लोन का क्लियरेंस करेगा, बैड लोन की समस्या का समाधान करेगा। मैंने ऑलरेडी बताया ये बैड बैंक है एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का बैड बैंक है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है ना, सरकार ने बजट में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के गठन की घोषणा की थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, दबावग्रस्त ऋण का समेकन और नियंत्रण करना, ये हम लोग को पहले ही ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसमें क्या हुआ है कि जब ये गठित हुआ है ना, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 89,000 करोड़ रुपए के 22 अशुद्ध ऋणों की पहचान की है, जिन्हें इस संस्था द्वारा अधिग्रहित किया जाना है। मतलब ये संस्था क्या करेगी, एनएआरसीएल इन लोन्स को अधिग्रहित कर लेगी और बैंकों को एक बॉन्ड दे देगी या कुछ पैसा रुपया दे देगी, बैंकों को पैसा रुपया दे देगी और इन लोन्स को अधिग्रहित करेगी और खुद रिकवरी करेगी, ठीक है, खुद रिकवरी करेगी। अब देखो, ये काम एनएआरसीएल कर लेगी तो क्या फायदा होगा बैंकों को पैसा मिल गया, यानी बैंकों का पूंजीकरण हो गया, ठीक है, बैंकों को पैसा मिल गया, जो डूबने वाला था वो सब मिल गया। दूसरी बात, जॉब क्रिएशन अच्छी खासी हो ही रही है, दिख ही रहा है आपको, है ना, ये इतना बढ़िया काम करने के लिए जॉब अब तो क्रिएट करेगा ही। तीसरी बात, बैंकों को पूंजीकरण भी हो गया और बैंक अब, जैसे बैंक मान लो अभी देखो, अभी आप जैसे किसी बैंक में जाओगे, सरकारी बैंक में, तो किसी भी बैंक में 4 कर्मचारी हैं वहाँ पे, तो आप जाओगे देखोगे हमेशा कब वो क्या कहते हैं, कैशियर नहीं आए हैं, कभी कुछ नहीं आया, कभी कोई नहीं आया, पूछो कहाँ गए तो कहेंगे लोन रिकवरी में गए, ठीक है। बेसिकली बैंक को काम है लोन देना और अपने आप पैसा लेते रहना और एसेट क्रिएट करना लेकिन बैंक क्या करते हैं, अपने कर्मचारियों को यहाँ वहाँ दौड़ाए रहते हैं, जो कि ट्रेंड नहीं है, रिकवरी के लिए। भाई उनका काम है कैश गिन के, कैशियर का काम है, लेकिन ये भी काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बच जाएंगे, ठीक है, इससे बचेंगे, यानी बैंक अपने मेन काम पे फोकस कर पाएगा, एसेट क्रिएशन पे फोकस कर पाएगा, ठीक है, बैंक अपने मेन काम पे वो कर पाएगा। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। तो इसका फायदा आपको समझ में आ गया, एनएआरसीएल का फायदा आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग ये एनएआरसीएल के कुछ हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, मतलब एग्जैक्टली देख लेते हैं, जो कि प्री और मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताते रहना बीच बीच में कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और स्लो किया जाए, फास्ट किया जाए, कैसा किया जाए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। थोड़ा सा आप लोग कमेंट सेक्शन में व्यू जरूर रखिएगा और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो एकदम बनता है, ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि बनता है, तो प्लीज़ करिए इसको, ठीक है। मतलब इतने डिटेल में तो यार आप लोग 10-12 घंटे सर्च करके पढ़ोगे पहले, उसके बाद भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब यार ये चीज़ें वाकई में बहुत टफ हैं, मेरे खुद के लिए भी बहुत टफ हैं, जितनी टफ आपके लिए हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत एफर्ट करना ही पड़ता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये चीज़ आपको समझे। अब हम लोग एनएआरसीएल पे अगर थोड़ी सी बात कर लें तो एनएआरसीएल यहाँ पे आप देखोगे, है ना, सरकार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निवेश नहीं करेगी इस पे, बल्कि क्या करेगी, गारंटी देगी। जैसे एक समझो, एक चीज बात ये समझिएगा, है ना, एक बात ये समझिएगा कि ये स्टेटमेंट यूपीएससी प्री में डायरेक्ट दे सकता है। क्या दे देगा, सरकार एनएआरसीएल में बजटीय प्रावधान करेगी। तो ध्यान रखिए, गलत है, बजटीय प्रावधान नहीं करेगी, प्रत्यक्ष रूप से कुछ पूंजी निवेश नहीं करेगी, बस गारंटी देगी। बेसिकली मान लो बैंकों ने इसको अपना ऋण बेचा, बैंकों ने अपना ऋण बेचा 90,000 करोड़ का, बोला कि ठीक है तुम 60,000 करोड़ रुपए हमको दे दो, है ना। तो ये जो 60,000 करोड़ रुपए का, ये भाई इनके पास पैसा थोड़ी ना है, एनएआरसीएल के पास 60,000 रुपए करोड़ इनके पास पैसा थोड़ी ना है कि इनको दे देगी। तो सरकार कहेगी ठीक है हम गारंटी ले रहे हैं, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहेगी हम गारंटी दे रहे हैं, हम ये 60,000 करोड़ रुपए दिलवाएंगे। तो बेसिकली यही का काम करेगी, प्रतिभूति प्राप्तियों के लिए अवश्य गारंटी प्रदान करेगी, ठीक है। तो ये काम ये जो है सरकार करेगी इसके लिए। अच्छा, ये केवल उन परिसंपत्तियों के ही रिकंस्ट्रक्ट करेगा, पुनर्संरचना करेगा, जिसे ऋणदाता पूर्ण रूप से अर्थात 100% के तौर पे उपलब्ध कराएंगे। जो परिसंपत्तियां फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत होंगी या लिक्विडेशन की प्रक्रिया के अधीन होगी, उन्हें अधिग्रहित नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए, ये केवल वाले में आ जाएगा तो गलत मत कीजिएगा। जो 100% के तौर पे उपलब्ध कराएंगे केवल उनको, मान लो जो पहले से लिक्विडेशन प्रोसेस में जा चुका है। अभी हम लोग ने देखा था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, उसने बताया था लिक्विडेशन मतलब कंपनी बेच देना, खत्म, व्यापार खत्म, सारा बेच दो दूसरे को। जैसे रुचि सोयाबीन का आपने सुना होगा, है ना, जो बाबा रामदेव खरीद लिए थे। तो ये देखोगे अगर कोई फ्रॉड है या फिर लिक्विडेशन की प्रक्रिया में है तो ये उसको नहीं खरीदेगा। ये बात और ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस की बात है भाई, फ्रॉड संपत्ति खरीद के बर्बाद थोड़ा ना होगा, बैंकों ने फ्रॉड किया है तो वो जाने, ठीक है, ये बात समझ में आई।
अब इसके बाद आप देखोगे भारत में अगर इसको देखो, बेड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, कि एआरसी क्या होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑलरेडी मैंने आपको एक बात समझा दी थी। ये बेसिकली बैंक, ये जो NARCL है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL है, वही एक प्रकार की ARC है। देखो ARC है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसको आप देखोगे, ये जो गठन होता है इसका कंपनी एक्ट के तहत होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूपीएससी के लिए। यूपीपीसीएस में सब नहीं पूछेगा, यूपीपीसीएस वाले आप कान बंद करके बैठ जाओ, कोई काम करेंगे, ठीक है। और इसको सरफासी एक्ट की धारा 3 के तहत ये पंजीकृत होती है। अब धारा वारा नहीं याद करना, बस इतना ध्यान रखो, सरफेसी एक्ट के तहत पंजीकृत होती है। दूसरी बात, कंपनी एक्ट के तहत इसका गठन होता है। तो ये 2 चीज ध्यान में रखना है बस, ठीक है। इसका विकास क्रम बताया हुआ है, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है विकास क्रम, ठीक है। मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है, कोई कमेटी है तो ठीक है, नहीं तो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, नरसिम्हम कमेटी ने भी कहा था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित की जाए। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि पहली बार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखितों पर ध्यान दें। हाल में भारत सरकार ने NARCL का चेन्नई में पंजीकरण कराया है। चलो आप लोग क्वेश्चन कर ही लो, क्वेश्चन करवा देता हूं तो आप लोग का एक बार रिवाइज हो जाएगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखितों पर ध्यान दें। पहली बात, हाल में भारत में NARCL का पंजीकरण चेन्नई में किया गया है। दूसरा, पहली बार इसकी सिफारिश नरसिम्हम कमेटी ने की थी, ठीक है, नरसिम्हम कमेटी ने की थी, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर तीसरा स्टेटमेंट हो गया, यह भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त पूंजी पर संचालित है, प्रदत्त पूंजी पर संचालित है। ध्यान रखना, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला तीसरा गलत है। NARCL मुंबई में पंजीकृत हुआ है, अभी बताया था। यूपीपीसीएस के लिए ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, केवल गारंटी प्रदान होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ काम की नहीं है, ठीक है। अब बताया कि क्या लाभ हो सकते हैं NARCL के, ठीक है। NARCL के क्या लाभ हो सकते हैं, तो लाभ बताया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। मैंने ये भी आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया कि NARCL कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, उसी को बताया था कि बैंक है, मान लो 100 रुपये का लोन दे रखे मार्केट में, तो ये गए और इसको वापिस नहीं मिल रहा है, बैंकों को वापिस से 100 रुपये नहीं हो रहा है ना। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, ARC कहेगी ठीक है, हम तुमको 60 रुपये का बॉन्ड दे रहे हैं, 60 रुपये का है ना बॉन्ड दे रहे हैं, और तुम हमको ये पैसा दे दो, ये लोन हमको दे दो, हम निकलवाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये काम ये करेगी। और मैंने इसके बारे में आपको समझाया था कि ये क्या करेगा, बैंक अपने सामान्य बैंकिंग कामों पे फोकस कर पाएगा, आर्थिक सुधार तीव्र गति से होंगे, क्योंकि बेहतर ऋण प्राप्त हो पाएंगे, भाई बैंकों का भी पुनर्पूंजीकरण हो पाएगा, बैंकों के निजीकरण में भी सरकार को सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि पता चलेगा, आइडिया लगेगा कि कौन बैंक क्या काम कैसे कर रहा है, ये पता चलेगा, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा, इसको यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हम लोग आते हैं एक मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और मेंस का क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग हालांकि ये समझे ही होंगे। भारत में ऐसे समझ लो, सीधे यूपीपीसीएस का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, यूपीएससी वाले भी लिख ले, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आ ही सकता है ना, कोई ऐसा लिखा थोड़ा ना कि यूपीपीसीएस में ही पूछेगा। तो NPA क्या है, अच्छा पूछा ही तो था, स्टार्ट में ही पूछा था, NPA क्या है, भारत सरकार द्वारा क्या क्या इसके लिए प्रयास किए गए हैं, ठीक है। और तीसरा एक पॉइंट, तीसरा पार्ट और नोट कर लो, हाल ही में गठित NARCL, मतलब दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो, पहला तो हो ही गया था, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो, हाल ही में गठित NARCL भारत में NPA की समस्या का किस प्रकार समाधान कर सकता है, NPA की समस्या का किस प्रकार समाधान कर सकता है, तथा बैंकों को इससे क्या लाभ है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये आप समझोगे तो यहाँ पर पूरा बताया हुआ है कि NARCL क्या करेगा, ऋण का समेकन करेगा, इंटीग्रेट करेगा, है ना, क्षमता का पूर्ण उपयोग कर पाएगा, पेशेवर लोग रहेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है, कि पेशेवर लोग रहेंगे, नई कार्य संस्कृति का क्रिएशन होगा, ठीक है। मतलब पैसा निकलवाने वाले लोग ही इसमें रहेंगे, जो पैसा इसी काम में जो लगे हुए हैं बचपन से 55 तक। ऋण वसूली में सुधार होगा, ऑब्वियस ही बात है, बैंक ऋण नहीं ले पा रहे हैं तो ये बैंक ऋण वापस नहीं ले पा रहे हैं। और प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है, अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा होगी। मैंने आपको बताया था स्विस चुनौती की प्रक्रिया से गुजरेगी, मैंने IBC वाले में ही स्विस चुनौती आपको समझा दी थी क्या है, ठीक है। तो मैं दोबारा इस बात पे टाइम नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। जो पहला पार्ट देखेंगे उनको क्लियर इस बात को समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट को करंट में ही रहने देते हैं, बेटर। अच्छा, ये तो आप इसको फायदा देख ही लोगे, इसको एक बार रीड भी कर लेना और शॉर्ट नोट्स बना लेना कि ऋण का समेकन, क्षमता का पूर्ण उपयोग, है ना, ऐसे ऐसे लिख लेना कुछ। ये बात है ना, मतलब ये बात ऑलरेडी समझाई, भाई एक्सपीरियंस लोग रहेंगे तो पैसा वैसा निकलवा ही लेंगे, NARCL का ये फायदा है। अब जो एक महत्वपूर्ण है UPSC UPPCS दोनों के लिए, महत्वपूर्ण है, वो है सुदर्शन सेन समिति। पूछेगा हाल में सुदर्शन सेन समिति किस लिए गठित की गई है, तो ये किस लिए गठित की गई है,
एआरसी पर लागू होने वाले वर्तमान विधि और विनियामक ढांचे की समस्या के लिए। बेसिकली ऐसे याद कर लो एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों से संबंधित क्रियाकलापों के लिए, संबंधित क्रियाकलापों एवं विनियमन के लिए क्या क्या गठित की गई है? सुदर्शन सेन कमेटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट नोट्स बनाना प्री वाले में तो ये जरूर लिखना, ठीक है। मेंस वाला तो अलग बन ही रहा होगा, मुझे उम्मीद है ना, जैसे मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ उसी फॉर्मेट में बना रहे होगा। अब नहीं बना रहे होगा तो यार कल्याण होगा ही, क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसको तो देखिए कोई रोक नहीं सका है। एक सेकंड, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, है ना, कि ये सुदर्शन सेन समिति बनी है एआरसी के लिए। ये सब याद नहीं रखना है कि क्या काम करेगा, एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, बस इतना रखना है सुदर्शन सेन समिति इससे रिलेटेड है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। अच्छा, अब ये बताया कि ये क्या भिन्न बनाता है, कैसे भिन्न बनाता है, ये सब काम का नहीं है, एकदम किसी काम का नहीं है, ठीक है, मतलब कोई काम का नहीं है। अगला आता है चुनौती। एआरसी को लेकर चुनौती क्या है, ठीक है। तो एआरसी को लेकर चुनौती बहुत ईजी चीज़ है, आप इसको ऐसे समझो। मान लो एआरसी को आप ऋण बेच रहे हो, कोई बैंक ऋण बेच रहा है। ये बात मैंने जो आईवीसी वाला वीडियो उसमें भी डिस्कशन किया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किस तरह से काम करता है, ठीक है। और जो हम लोग ने प्री पैकेज इंस्ट्रूमेंट वाला भी डिस्कशन किया था, उसमें भी मैंने बताया था। फिर से एक बार समझ लो शॉर्ट में कि मान लो यार एआरसी को आप लोन बेच रहे हो, मान लो बैंक ने 100 रुपये का लोन दिया था, तो कैसे डिसाइड होगा कि यार ये 60 रुपये में बिकना चाहिए कि 70 रुपये में बिकना चाहिए, ये कैसे, बेस रेट कैसे डिसाइड करोगे? पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, बैंक और लापरवाह नहीं हो जाएंगे, अरे अब तो एआरसी बन ही गया, पैसा निकल वही पे करे, चल लोन देते, झूम के लोन देते, झूम बराबर झूम, बैंक वाला ये करेंगे तो नैतिक संकट का जोखिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनपीओ को बिना जवाबदेही, कोई जवाबदेही नहीं, भैया एनआरसीएल में स्थानांतरित कर दे रहे हैं, चलो पैसा खाओ, ऐस करो, है ना, हम भी पैसा खाएं, लोन बांटते रहे, हो गया। फिर शीघ्रता का अभाव है, ठीक है, शीघ्रता का अभाव है। क्यों? क्योंकि पृथक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी अभी नहीं बनाई गई है, इसको पृथक परिसंपत्ति कंपनी नहीं बनाई गई। क्यों? इसका मतलब ये है बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग से नहीं बनाई गई है जो एआरसी के एसेट के मैनेजमेंट करे। भाई एआरसी ने जो खरीदा है चीजें, जो खरीदी है लोन, उसको एसेट ही तो बोलते हैं, तो उसके लिए प्रबंधन के लिए कोई अभी निकाय नहीं स्थापित किया गया। तीसरी बात जो प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जितने भी ये चीजें, मैंने आपको एनसीएलटी में भी जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था, एनसीएलटी भी जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था 3F प्रॉब्लम होती है, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज। तो देखो इनके पास फंक्शनरीज नहीं है, मतलब योग्य पेशेवर नहीं है, ठीक है, इसमें दिमाग में रखना। तो इनके पास फंड, इनके पास भी नहीं होगा, है ना, पूंजी की आवश्यकता, फंड इनके पास भी नहीं है। और फंक्शन में यहाँ पर इसको देख लो इस तरह से कि यार केवल और केवल आप ऐसे समझो, है ना, कि ये ऐसा कर सकता है, जैसे ऐसे बात समझ लो, एआरसी क्या करेगा, एक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि यहाँ से लोन इसके पास चला गया और इनको कुछ, मतलब सरकार ने गारंटी दी थी, तो यहाँ से लोन, मतलब जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, इनके लोन इसके पास चले गए और यहीं पर जाके धरे के धरे रह गए। मतलब क्या हुआ, बस स्थानांतरण मात्र हुआ अशोध्य परिसंपत्ति का, ठीक है, जो अशोध्य परिसंपत्ति थी केवल उसका स्थानांतरण हुआ, उसको कुछ निकाला नहीं जा सका। तो ये एक प्रॉब्लम यानी चुनौती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप लोग एक बार रीड करिएगा, इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा, टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स। ये फैक्ट वैक्ट नहीं याद करने कि 7500 से इतना करोड़, ये सब भाई इतना याद वाद होगा नहीं। देखो सीधी बात है, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताता चलूंगा, ठीक है। फिर एक बता दिया कि बैंकों के कर्मियों के सेटअप पे ध्यान दिया जाना चाहिए, सब यहाँ पर बताया हुआ है। और बोला कि एनपीए संकट बारे में पढ़ना है तो ये पढ़ लो, एनपीए समस्या से उत्प्रेरक के रूप में ये पढ़ लो, ये QR स्कैन करोगे तो अपने आप वहाँ पे खुल जाएगा, इसको देख लेना। अगला आते हैं हम लोग, ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, ठीक है, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या है, देखो पहली बात तो ये नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, सबसे पहली बात कि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY इनके द्वारा शुरू किया गया है। तो ध्यान में रखो, देखो अर्बन मतलब आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, दूसरा डिजिटल का मतलब MEITY। तो ये 2 मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका काम क्या है, शहरी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ये बनाया गया है। लगभग 2535 शहरों को आपस में जोड़ेगा। अब ये नहीं याद रखना है कि 2535 शहरों को आपस में जोड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। बेसिकली ये करेगा क्या, थोड़ा सा अब इसके बारे में देख लें। अर्बन डिजिटल मिशन, नाम ही है अर्बन डिजिटल मिशन, तो पहले इसको देख लेते हैं तब समझेंगे। तो ये क्या करेगा, इसका लक्ष्य है, देखो यहाँ पे मैंने बनाया भी है। और जब ऐसा क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, मान लो क्वेश्चन आ गया कि ऐसे क्वेश्चन आ गया मेंस में क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के बारे में बताते हुए, ठीक है,
इसकी संभावनाओं एवं चुनौतियों को दर्शाएं, ऐसा क्वेश्चन आ गया। इसकी संभावनाओं एवं चुनौतियों को दर्शाएं, ठीक है, 200 शब्द, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो जब इंट्रोडक्शन दे रहा है ना, तो ये जरूर बनाना है। क्या है ये? नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन पीपल, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म, इन तीनों को इंटीग्रेट करता है। ये ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, पीपल, प्लेटफॉर्म और प्रोसेस, इन तीनों को इंटीग्रेट करने के लिए क्या बनाया गया है? नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। तो ये डायग्राम जरूर बना के आओ। जैसे ई गवर्नेंस वाला क्वेश्चन आता है ना कि ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस वाले में ऐसे ट्राइंगल बना के जरूर बनाओ कि ये क्या करता है? ई गवर्नेंस, पब्लिक, है ना, गवर्नमेंट और कंज्यूमर, इन तीनों को इंटीग्रेट करता है, इन तीनों को एक स्थान पे देता है। और यहीं पे एक दो फायदे यहाँ पर बताते रहो। तो ये आपका जब मेंस आंसर होगा उसको जबरदस्त एक तरह से आपका सोचो एडवांटेज प्रदान करेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जो लोग सृजन में हैं, लास्ट मंथ आप लोगों ने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे, इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे करवाया हुआ है। जो लास्ट मंथ था, जो प्री से पहले जो सृजन चला था, ठीक है, वहाँ पे इसको कराया गया है, ठीक है। एक दिन ठीक है, तो ये बात इसको समझिएगा, है ना। तो ये पब्लिक, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म, इन तीनों को यहाँ पर क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। इन तीन स्तंभ पर ये काम करता है, तो ऐसे समझ लेना, है ना। और डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करता है, शहरी भारत के लिए साझा डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करता है। ये बता ही दिया, लोग, प्रक्रियाएं, प्लेटफॉर्म, ये तीन काम करेगा। इसमें क्या करेगा? 2024 तक सभी शहरों तथा कस्बों में शहरी शासन और सेवा वितरण के लिए नागरिक केंद्रित और पारितंत्र चालित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप प्रदान करेगा। बेसिकली ये क्या करेगा? सिटीजन सेंट्रिक, बार बार आपने पढ़ा होगा, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। हम लोग पढ़ते ही हैं, सेकेंड ARC आप पढ़ा होगा, कीवर्ड भी आपने पढ़ा होगा। अगर जीएस पेपर 2 का इवन आप सिलेबस अगर देखो, जीएस पेपर 2, ठीक, गवर्नेंस का अगर सिलेबस देखो, है ना, लिखा है यहाँ पे गवर्नेंस का सिलेबस। यहाँ पे अगर आप कीवर्ड्स देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कीवर्ड्स देखोगे, विधि संस्थान और निकाय, है ना, तो इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज, जो ये है पहली बात, ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आप देखोगे गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, ठीक है, ये देखो इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये वाला सेक्शन इवन देखो, है ना, ये देखो। तो आपको दिखेगा साफ साफ कि यार ये जो सेक्शन है गवर्नेंस वाला, ये किससे? नेशनल अर्बन डेटा मिशन, अर्बन डिजिटल मिशन, सॉरी, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन से आराम से इंटीग्रेट कर पा रहा है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें क्या क्या होगा? इसमें ये होगा, पहली बात, व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देगा। मतलब क्यों? सिंपल सी बात है, देखो, अर्बन डेटा मिशन, डिजिटल मिशन, अर्बन डिजिटल मतलब शहरों का डिजिटलाइजेशन होगा। अब शहरों का डिजिटलाइजेशन होगा, इसका मतलब क्या? शहरी गवर्नेंस का भी डिजिटलाइजेशन होगा। मतलब घर बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा। आपको कोई इंडस्ट्री लगाना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगी, घर बैठे बैठे ई गवर्नेंस से सारा काम होगा। तो इससे क्या होगा? शहरों में स्टार्टअप, पारितंत्र, व्यापार करने में सुगमता आसानी से हो जाएगी, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शहरों में क्रिएट करेगा। दूसरी बात, ये क्या करेगा? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा, अर्बन डिजिटल मिशन, एम गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। इससे क्या होगा? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बनेगी, यानी जीवन की सुगमता, सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुगमता आसान हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। राइट टाइम पर, राइट क्वांटिटी में, राइट, ठीक है, क्वालिटी की जो सर्विस है वो मिल पाएगी। फिर जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट को भी पता चलेगा एग्जैक्ट, भाई अर्बन डिजिटल मिशन है, सब लोग डिजिटल हो गए, तो गवर्नमेंट को पता चलेगा इतने नागरिक रह रहे हैं, इतने नागरिक गरीबी रेखा के नीचे हैं, इतने नागरिक ये काम करते हैं, इतने नागरिक ये यहाँ पे नियोजित हैं, इतने नागरिक ऐसे जगह पे जहाँ पे बढ़िया रहता है, हमेशा बाढ़ हिल रहेला। तो वो क्या करेगा? डेटा से संचालित पॉलिसी बनाएगी, बोलेगी इनके लिए ये काम करो, इनके लिए हाँ करो, इनके लिए ये काम करो, इनको ये टारगेट है। तो टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग भी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, ये समझिएगा। फिर क्या है? रियल टाइम डेटा प्रबंधन और शिक्षण टूल्स होंगे। इसमें शोधकर्ता, भाई डेटा रहेगा तो डेटा आप दोगे क्या बोलते हैं, रिसर्चर्स को, रिसर्चर्स बताएंगे यहाँ पे ये काम करो, वो काम करो, ठीक है। जो कर्मचारी होंगे निकायों के, उनको भी, उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो ये देखोगे नेशनल अर्बन डेटा मिशन ये काम आराम से कर पाएगा, ये काम होगा, ठीक है। फिर इसके लाभ बताए हुए हैं, तो इसके लाभ ऑलरेडी जो ऊपर था वही सेम चीज़ है, ठीक है, कि लागत कम हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, नीति टारगेटेड हो पाएगी, मैंने ऑलरेडी बताया कि पॉलिसी टारगेटेड पॉलिसी बन जाएगी, ठीक है। RTI और इजी हो जाएगी, और हर प्रकार की सूचना आपको घर बैठे मिल जाएगी, मोबाइल पे सर्च मारोगे खटाक देना सूचना मिल जाएगी, है ना।
ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाएगा, गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे इतना रुपए लगा रहे हैं तो इतना काम हो रहा है, यहाँ पे इतना रुपए लगा रहे हैं तो इतना फायदा पहुँच रहा है। तो जो लिमिटेड रिसोर्स है, रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन, ठीक है, ठीक है, क्वालिटी इंडेक्स है ना, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसमें सुधार होगा, है ना। तो ये सब आप इस बात को देखिएगा। तो वही सब बताया हुआ है कि क्या करेगा, उद्देश्य बताया हुआ है कि ये क्या करेगा, नए प्लेटफॉर्मों, समाधानों और नवाचारों का निर्माण करने हेतु क्या करेगा, यू नोड को प्रोत्साहित करेगा। यू नोड का मतलब अर्बन नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम, ओपन डिजिटल इकोसिस्टम, जहाँ पे सभी लोग वहाँ पे है ना आके एक इकोसिस्टम रहेगा, सभी लोग, पब्लिक है ना, कंज्यूमर, बिजनेस, गवर्नमेंट, सारे लोग यहाँ पर आके काम करेंगे, सभी लोग के पास डेटा होगा, सभी लोग बहुत सारे मोबाइल यूज़ करते रहेंगे, तो गवर्नेंस आसानी से मिल जाएगी, तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो यू नोड को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। मानकों का निर्माण करेगा, वो सब बताया हुआ है, इतना याद नहीं रखना है, ठीक है। मानकों का निर्माण करेगा, ये सब कुछ याद नहीं रखना है। इसका चुनौतियां बताई हुई है, ठीक है। तो देखो लाभ पता चल गया ना, लाभ यही याद रखना है। तो आप लोग क्या करना, नोट्स बनाओ, तो ये चीज़ क्या करो, कॉपी करो, इसको ऐसे पेस्ट करो, हो गया। तो ये नोट्स आपका तैयार मेंस के लिए, ठीक है। तो लाभ हो गया, चुनौतियां क्या हो जाएंगी भाई, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, 3F। यहां पे भी वही प्रॉब्लम होगी कि पैसा नहीं है, अपर्याप्त निवेश, ठीक है। फंक्शनरीज नहीं है, तो फंक्शनरीज में दो तरह की, एक तो विशेषज्ञता नहीं है हमारे पास कि कौन लोग इसमें काम करेंगे, ना हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग हैं, नहीं हमारे पास कुशल जनशक्ति है, तो फंक्शनरीज नहीं है। डेटा सुरक्षा की फंक्शन की प्रॉब्लम है कि भैया जो डेटा आएगा, बायोमेट्रिक डेटा, जो सेंसिटिव डेटा होंगे, उनको कैसे रख रखाव करेंगे, उनके हैकिंग, उनके है ना, इस पे उनके रैंसम जो वायरस है, इन चीज़ों पे कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर निम्न स्तरीय कनेक्टिविटी, अभी क्या है भैया, कनेक्टिविटी की ऐसी तैसी है, मतलब यहाँ पर मैं लाइव वीडियो, मैं सोचता था करंट अफेयर्स लाइव पढ़ाऊंगा, हमेशा सोचता था। यहाँ पर हम लोग ने एयरटेल का प्लान ले रखा है जो कि 1200 रुपये महीना अभी उसकी देते हैं, और एक प्लान और ले रखा है, मतलब 2400 रुपये अभी हम लोग महीने में इंटरनेट का खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें निशांत सर का जोड़ लो अगर 1000, और रमन सर का और जोड़ लो लगभग 1100-1200, तो हम लोग सोच लो तीनों लोग मिला के महीने में 7000 रुपये इंटरनेट पे खर्चा कर रहे हैं। फिर भी हम लोग लाइव क्लासेस नहीं पढ़ा पाते, इतने रुपए खर्चा करने के बाद भी। क्यों? कनेक्टिविटी बहुत घटिया यार, लाइव आते हैं अचानक से ब्रेक हो जाती है, पता नहीं चलता है, खत्म, है ना। तो वो आवाज़ ही नहीं सही से मतलब वो होती है ना, तो इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, इस बात को ये समझिएगा। तो यहाँ पे क्या, निम्न स्तरीय कनेक्टिविटी अभी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, इंटरनेट का अभाव है, स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएं नहीं है, ठीक है भाई। जो क्या कहते हैं, भोजपुरी जानता है ओके, ये लोग देंगे इंग्लिश, अब वो अंग्रेजी कैसे पढ़े, ससुरा बचपन में कब वो अंग्रेजी स्कूल से भागता था, कैसे अंग्रेजी पढ़े, तो ये प्रॉब्लम है। फिर है कि कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, और डिजिटल शिक्षा नहीं है। डिजिटल शिक्षा की एक चुनौती इसके सामने है। तो कोई भी ये वाला क्वेश्चन है ना, डिजिटल गवर्नेंस, गवर्नेंस में ये जरूर बनाना। एक तो 3F आपको पता ही चल गया, गवर्नेंस की हमेशा एक 3F की प्रॉब्लम तो होती है, इसमें जोड़ देना। अगर ई गवर्नेंस आएगी तो ई वाली चीजें जोड़ देना। ई वाली चीजें क्या होंगी, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता जोड़ देना, प्लस कनेक्टिविटी जोड़ देना, ठीक है। डिजिटल साक्षरता प्लस कनेक्टिविटी जोड़ देना, तो और प्लस सिक्योरिटी जोड़ देना, तो ठीक है। तो एजुकेशन, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी, ये 3 प्रॉब्लम, डेटा सिक्योरिटी बेसिकली आजकल, ये 3 प्रॉब्लम प्लस 3F, ये गवर्नेंस के क्वेश्चन में भिड़ा के आना। अब बोला कैसे, आगे की राह यहाँ पर बताई हुई है कि डिजिटल सशक्तिकरण करो, उचित अवसंरचना दो, समावेशी विकास करो, ये सब फालतूगिरी बताया हुआ है। तो ये तो बेसिकली मेंस का क्वेश्चन जैसे बनता था वो बन गया। अब आते हैं थोड़ा सा प्री का क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। तो प्री का क्वेश्चन देखिए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बहुत सारी पहलें और की हैं। तो पहली बात जो अभी पहले बताने जा रहा हूँ, यानी 3 पहले हैं बेसिकली, एक IUDX है, एक है स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म, और एक है स्मार्ट सिटी मिशन 2.0 वेबसाइट, ठीक है, 2.0 वेबसाइट है। ये 3 चीजें किसने शुरू की है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू की है। प्री का क्वेश्चन क्या है, अभी देखो इस बार UPPCS प्री ने क्या पूछा था, हाल में ही जो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाने वाला जो संयंत्र है वो किसने डेवलप किया, IIT मुंबई, ये क्वेश्चन था ना, IIT मुंबई। इसी तरह से पूछ देगा, हाल में चर्चा में रहा इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के साथ किस भारतीय संस्थान के द्वारा शुरू की गई है। तो ध्यान रखना, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के माध्यम से साझेदारी द्वारा इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज। बेसिकली क्या है, आपने स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा, उसी तरह का डेटा एक्सचेंज है। बेसिकली एक स्थान है, एक डेटा साइलो मतलब क्या है, एक संग्रह। आपने सुना होगा हाल में चाइना ने क्या किया, तिब्बत में मिसाइल साइलो बनाई हैं। तो वहां पे क्या, मिसाइल साइलो में क्या होती है, मिसाइलें छुपा के रखते हैं, ठीक है, जब जरूरत पड़े तो ऊपर भेज देंगे और यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। तो वही है डेटा साइलोस क्या होते हैं, डेटा साइलोस होते हैं जहां पर डेटा, बहुत सारे डेटा का संग्रह होता है,
और आसानी से अन्य समूहों के लिए, जब जरूरत पड़े तब हमला कर दो। तो इसी प्रकार से आसानी से अन्य समूहों के लिए आसानी से, ठीक है, उपलब्ध हो जाते हैं वैसा वाला, सॉरी, है ना, डेटा साइलोस की समस्या का समाधान किया जा सके, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, डेटा साइलोस की समस्या का समाधान कर रहे हैं, ठीक है। डेटा साइलोस क्या थे, एक जगह डेटा रहता था, अन्य समूहों के लिए आसानी से नहीं मिल पाता था। मैंने सही बताया था, है ना, एग्जांपल सही बताया था, हालांकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर दी थी, आई एम सॉरी। ये क्या है बेसिकली, ये समझिए मिसाइल क्या होती है, मिसाइल से ही मैंने समझा था, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, मैं वापस चीज़ों को एक बार देख लूंगा, वीडियो अपना दोबारा सुनता भी हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं वापस पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको सही कर दूंगा जो इसमें दिया होगा कंटेंट। पहली बात, डेटा साइलोस क्या होते हैं, मिसाइल छुपा के रखते हैं ताकि सभी लोग को ना अवेलेबल हो। भाई ऊपर रख देते ना, अगर आसानी से लॉन्च करना होता तो ऊपर रख देते, ठीक है। तो डेटा साइलोस मतलब मिसाइल साइलोस क्या करते हैं, मिसाइल छुपा के रखने का काम आता है। तो उसी तरह से डेटा साइलो क्या करता है, डेटा साइलो भी डेटा छुपा के रखता है, ठीक है। अब ये डेटा सबके पास उपलब्ध हो जाए तो इसके लिए क्या किया गया है, एक इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज बनाया गया कि आसानी से डेटा सुलभ हो जाए। किसके किसके लिए सुलभ हो जाए, पब्लिक के लिए सुलभ हो जाए, गवर्नमेंट के लिए सुलभ हो जाए, और बिजनेसेस के लिए सुलभ हो जाए, रिसर्चर एंड डेवलपर के लिए सुलभ हो जाए, स्टूडेंट के लिए सुलभ हो जाए। तो जितने हितधारक हैं सभी के लिए आसानी से डेटा सुलभ हो जाए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज, ठीक है, शुरू किया गया है, ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, दिमाग में रखिएगा, ओपन सोर्स है, दिमाग में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ओपन सोर्स है, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला आते हैं स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म। स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म क्या है, ये है ओपन सोर्स कोड के भंडार में योगदान देने के लिए सभी हितधारकों को समर्थ बनाएगा शहरी शासन के विभिन्न समाधानों और अनुप्रयोगों हेतु, ठीक है। बेसिकली क्या करेगा, कोडिंग करो और यहां पर अपने ओपन सोर्स कोड यहां पर दो ताकि शहरी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान हो सके। तो स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म भी शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा, स्मार्ट सिटी 2.0 वेबसाइट। ये क्या है, सभी स्मार्ट सिटी पहलों के लिए एकल बिंदु है, एकल बिंदु के रूप में नए सिरे से डिजाइन एक वेबसाइट है। यहां पे क्या है, जियो इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, ठीक है। तो भू स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली, ठीक है, जियो स्पेटियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यहां पर इंटीग्रेट किया गया है। ये क्या करेगी वेबसाइट, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए सिंगल विंडो हब की सुविधा प्रदान करती है। मतलब एक ही जगह है, सारा जो स्मार्ट सिटी मिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो डेटा है, यहीं पर शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन जो पहले हैं, इसमें भी खास तौर पे पहला पहल जो सबसे पहला है इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज, यहां पर भी IFC बेंगलुरु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। बाकी नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन हम लोग ने पढ़ लिया कि 2 मंत्रालय मिलकर इसको प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग आवधिक श्रम बल संरक्षण पे, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, आवधिक श्रम बल संरक्षण। तो मुझे लगता है 1 घंटे का और बचा है, कितने पॉइंट्स और बचे हैं। आवधिक श्रम बल संरक्षण बचा है, इसको डिटेल में बताना है। इसके बाद MSME बचा है, दो टॉपिक, और तीसरा लॉजिस्टिक सेक्टर, और चौथा है भारतीय पोत परिवहन उद्योग, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, और 5वां है खनिज वाला। तो 5 चीजें और बची हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।